हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें तो यही सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका क्या बन जाता है, एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो मॉडिफिकेशंस जानने से पहले कि हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करें, हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो मॉडिफिकेशंस क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, क्या रिक्वायरमेंट हमारी आ गई कि वो मॉडिफिकेशंस हमें करना पड़ रहा है। तो वो रिक्वायरमेंट जानने से पहले हमें अपने एब्जॉर्बेंट और जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते हैं उनके मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हमें कौन सा एब्जॉर्बेंट या फिर कौन सा हमें मिक्सचर है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आपस में कि ये दो मिक्सचर्स हमें यूज़ करना पड़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी दो रेफ्रिजरेंट या कोई भी सब्सटेंस को हम एब्जॉर्बेंट लें, उसको हम अपने सब्सटेंस में इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज़ कर दें। तो उसके भी कुछ हमारा क्राइटेरिया होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें सिर्फ यही मिक्सचर्स हमें यूज़ करना है। तो सबसे जो मिक्सचर्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा मिक्सचर है, अमोनिया और वाटर का मिक्सचर, जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया था। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है सोल्यूशन की बनाने की, एब्जॉर्बेंट और रेफ्रिजरेंट की, वो बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स हैं। कौन कौन सी वो दो रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली तो रिक्वायरमेंट्स है आपकी सॉल्युबिलिटी रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये सॉल्युबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि वो दोनों आपस में अच्छी तरीके से सॉल्युबल होने चाहिए या फिर एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्बेंट जो है वो किसको, हमारी अमोनिया को, जो हमें एब्जॉर्बर में कराते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट तो हमारी लगभग इसमें मिक्सचर में, कौन से मिक्सचर में, अमोनिया और वाटर के मिक्सचर में, जिसमें हम अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। अमोनिया क्या है हमारा, रेफ्रिजरेंट, और वाटर क्या है हमारा, एब्जॉर्बेंट। तो ये वाली तो हमारी कंडीशंस फुलफिल हो जा रही है। दूसरी हमारी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट जो है ये क्या कहती है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर्स हैं रेफ्रिजरेंट और अमोनिया के, उनके टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए हमारा, 200 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस, 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिए, रेफ्रिजरेंट की बात नहीं हो रही है, एब्जॉर्बेंट का ज़्यादा हो, किससे, रेफ्रिजरेंट से। कितना ज़्यादा हो, 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब जनरेटर में ये हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आएगा, किसका किसका, एब्जॉर्बेंट और रेफ्रिजरेंट का, एब्जॉर्बर से, तो वो जनरेटर में जब हम उसे हीट देंगे तो ये दोनों वेपोराइज हो जाएंगे। कौन से वेपोराइज होंगे, अमोनिया भी वेपोराइज होगी और हमारा वाटर भी वेपोराइज होगा। तो वो हमारा आगे चला जाएगा। तो हमें वाटर को नहीं भेजना है, हमें सिर्फ अमोनिया को भेजना है। इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से हीट दें तो सिर्फ हमारा क्या हो, रेफ्रिजरेंट ही वेपोराइज होकर आगे जाए, और बाकी यहाँ पर जो वीक सोल्यूशन बच रहा है वो हमारा वापस एब्जॉर्बर में आ जाए। ठीक है, ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें 200 डिग्री सेल्सियस। मगर हमारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे साथ ये है कि अमोनिया और वाटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, उसका डिफरेंस 200 ना हो के कितना है, अप्रॉक्सीमेटली हमारा है 138 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई, 138, और हमें कितना रिक्वायरमेंट है, 200 डिग्री सेल्सियस की। तो अब क्या होगा, जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को जनरेटर्स में हीट देंगे, QH अमाउंट ऑफ हीट, तो अब अमोनिया की वेपर तो आगे जाएगी वेपराइज होकर, अमोनिया वेपराइज होकर अमोनिया वेपर में जाएगी, मगर उसके साथ साथ वाटर जो मौजूद होगा हमारा जनरेटर में, वो भी वेपराइज होकर वाटर वेपर भी आगे चली जाएगी, और कहाँ आ जाएगी, कंडेंसर में। अच्छा, अब यहाँ ये आ तो गई। अब हमारी दिक्कत क्या है कि भाई हम क्यों चाह रहे हैं कि क्यों ना आए? तो उससे क्या दिक्कत होगी, सपोज करिए कि जब वो वाटर वेपर्स यहाँ पर आ गई तो कंडेंसर में क्या बन जाएंगी, लिक्विड बनेगी। तो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया के साथ साथ क्या होगा, वाटर भी होगा, लिक्विड वाटर। ठीक है, तो अब जब वो एक्सपेंशन वॉल्व में आएंगे तो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने से टेम्परेचर ड्रॉप होगा काफ़ी, तो वो वाटर जो है वो इस लाइन को चोक कर सकता है, फ्रीज होके। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, अगर वाटर वेपर आपका आगे आ रहा है, कहाँ से, जनरेटर से, अमोनिया के साथ साथ। अब अगर सपोज करिए चोक वाली हम प्रॉब्लम को थोड़ी देर साइड पर रखें, हटाइए, चोक इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, हम सब साइड में रखते हैं। अगर वो एवोपरेटर में आ गई, कि भाई चोक ना करके एवोपरेटर में आ गई, तो अब एवोपरेटर में क्या होगा कि भाई ये लोग हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी सब्सटेंस से या स्पेस से जहाँ पर आपको कूलिंग करनी है। तो यहाँ पर अमोनिया अगर सिर्फ सिंपल होगी तो अमोनिया क्या करेगी, अपना फेस चेंज करेगी, और फेस चेंज करके ये हीट एक्सट्रैक्ट करके आगे बढ़ जाएगी। तो फेस चेंज जब होती है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, मगर जब वाटर भी साथ में होगा तब ये ट्रांसफर जो है ये आइसोथर्मल
हीट एक्सचेंज ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उस वजह से जितना टेम्परेचर हमें चाहिए होगा ड्रॉप करके वो टेम्परेचर हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हम मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं। क्या मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं? अब क्या मॉडिफिकेशंस हैं? अब मॉडिफिकेशन समझने के लिए हम चलते हैं अपने एक्चुअल जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसके डायग्राम की तरफ। ये देखिए क्या हमने मॉडिफिकेशन करें, दो हीट एक्सचेंजर हमने लगाए हैं। ये हमारा लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे ये लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर है। और दूसरा जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो हमने क्या लगाया है, एनालाइज़र और रेक्टिफायर लगाया है। तो चलिए पहले हम लोग एनालाइज़र और रेक्टिफायर को समझते हैं। एनालाइज़र हमने क्यों लगाया है? एनालाइज़र और रेक्टिफायर हमने इसलिए लगाया है ताकि जो हमारा वाटर है वो हमारा कंडेंसर तक ना पहुंच पाए, जो कि हमारा फिर आगे एक्सपेंशन वॉल्व या एवोपरेटर तक पहुंचे। तो कैसे हम लोग रोकेंगे इसे? ये देखिए एब्जॉर्बर से हमारा यहाँ पर से क्या आ रहा है, ये वीक सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ये वीक सोल्यूशन एब्जॉर्बर में, सॉरी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, रियली सॉरी। यहाँ से क्या आ रहा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग, मैं लिख देता हूँ। यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, जनरेटर में। तो ये देखिए ये जनरेटर में स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आपका है यहाँ से, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर जनरेटर में जब हम इसे हीट देंगे तो ये वेपोराइज होगा। अब क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 209 के 138 डिग्री सेल्सियस है, तो अमोनिया के साथ साथ वाटर भी वेपोराइज होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से। अब कैसे हम रोकेंगे, यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, ये लिक्विड आ रहा है तो ये इन प्लेट्स, ये ट्रेज लगी हुई हैं। ये एनालाइजर में क्या है, हमने ट्रेज लगा रखी है। तो ये जो लिक्विड इसमें आएगा तो वो कांटेक्ट होके कहाँ में आएगा, लिक्विड कांटेक्ट होगा इसमें और इसमें नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस इससे मिले, कवर करेगा सरफेस को, और नीचे से वेपर आपके ऊपर जा रही है तो ये इन दोनों को आपस में हीट एक्सचेंज कर टकराएंगे और जो वो आपकी वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वापस कहाँ आ जाएगी, जनरेटर में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर से सिर्फ आपकी अमोनिया आगे की तरफ जाएगी, कहाँ, रेक्टिफायर की तरफ। अब हम मान लेते हैं कि सारी की सारी अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन से हीट का एक्सचेंज करके या फिर कह लें कि कंडेंस होकर नीचे नहीं बैठी है वाटर वेपर, और कुछ कहाँ चली गई, हमारी रेक्टिफायर में। तो ये देखिए ये रेक्टिफायर का हमारा कॉलम है। रेक्टिफायर कॉलम में भी आपने क्या लगा रखी है, यहाँ पे ये प्लेट्स लगा रखी हैं और यहाँ पर ये प्लेट्स आपने ऊपर की तरफ लगाई हैं। ये प्लेट से टकराता हुआ कहाँ जाएगा, ये डिफ्लैगमीटर में, डिफ्लैगमीटर है। इसको हमने वाटर कूल्ड हम बना रखेंगे, यहाँ पर हमने कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करा रहा है। तो जब ये सर्कुलेशन में इसके कांटेक्ट में आएगा ऑब्वियसली तो अमोनिया तो आगे चली जाएगी हमारी वेपर, और जो वाटर की वेपर्स होंगी वो इससे कंडेंस होके नीचे की तरफ गिरेंगे। और नीचे की तरफ ये देखिए ट्रेस हमने लगा रखी हैं। अब जब ये कंडेंस होके आएंगी तो इन ये ट्रेस से टपकती हुई नीचे आएंगी, और पीछे से अगर आपका सोल्यूशन आ भी रहा है तो वो इससे कांटेक्ट में आके इसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर से ये जो बाकी की बची हुई चीज़ है आपकी है सोल्यूशन, ये अमोन वाटर की वेपर वापस कहाँ जाएगी, आपके इस एनालाइजर से के थ्रू जनरेटर में, और वीक सोल्यूशन आपका वापस कहाँ चला जाएगा, ये हीट एक्सचेंजर के थ्रू होते हुए एब्जॉर्बर में। तो ये तो हमारा एनालाइजर और रेक्टिफायर का पर्पस समझ में आ गया। अब हम ये जो हीट एक्सचेंजर हमने दो लगाए, इसका हमारा क्या फ़ायदा है, देखिए यहाँ पर से जो जनरेटर से आपका जो वीक सोल्यूशन आ रहा है, देखिए इस तरह से तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जा रहा है और इधर से क्या आ रहा है आपका ये वीक सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, वीक। जनरेटर से आपका ये वीक सोल्यूशन आ रहा है। अब ये जो वीक सोल्यूशन है इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि ये हीट लेके आ रहा है, और इधर एब्जॉर्बर से जो हम भेजते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, क्योंकि ये एब्जॉर्बर में हीट हम लोग रिजेक्ट करा लेते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये लो टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जनरेटर में जाके हमें इसे हीटअप करना होता है। तो अगर हम एक हीट एक्सचेंजर लगा के इसकी हीट को की मदद से, वीक सोल्यूशन की हीट की मदद से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हम हीटअप कर दें, उसको हीट एक्सचेंज करके उसे और टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जनरेटर में हमें इसे गर्म करने के लिए कम हीट सप्लाई करना पड़ेगी, और यहाँ पर एब्जॉर्बर में कम हीट हमें एक्सट्रैक्ट करना ना पड़ेगी क्योंकि वीक सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हीट जब कब सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली COP क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक हीट एक्सचेंजर हमारा लिक्विड लिक्विड हो गया। लिक्विड लिक्विड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर से जो वीक सोल्यूशन आ रहा है वो भी लिक्विड है और यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जा रहा है ये भी लिक्विड ही है। दूसरा हीट एक्सचेंजर हमने कहाँ लगाया है, दूसरा हीट एक्सचेंजर हमने लगाया है जो कंडेंसर से आपका लिक्विड आ रहा है, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। ये यहाँ पर से इट्स हीट एक्सचेंजर से होते हुए एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगी, एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, एवोपरेटर में जाएगी, हीट एक्सचेंज करेगी और फिर इधर आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं,
यहाँ जो दूसरा हीट एक्सचेंजर लगाया है ये क्या करेगा कि ये अमोनिया को, जो ऊपर से अमोनिया आ रही है उसको ठंडा कर देगा। ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करके कर लेगी, तो वो ठंडी अमोनिया और आएगी तो नीचे ठंडी हो जाएगी। तो ये इसका पर्पस हो गया सेकेंड हीट एक्सचेंजर का। तो ये हमारे मॉडिफिकेशंस थे जो हम लोगों ने किस में करे हैं, अपने एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो मॉडिफिकेशंस हमने लगाए हैं उनका रिक्वायरमेंट, उनका पर्पस आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग एनालाइज़र, रेक्टिफायर, डिफ्लैग्मेटर या फिर जो 2 हीट एक्सचेंजर्स आपने लगाए हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। तब तक थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।